हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। यह हमारा सीजीजी के जो कि हम लूसेंट के बुक से पढ़ रहे हैं उसका तीसरा वीडियो है। और आज हम इसमें देखने वाले हैं मौर्य काल, सातवाहन काल और वाकाटक काल के बारे में कि छत्तीसगढ़ का वर्णन इन काल में किस प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। छठवां है मौर्य काल। मौर्य काल 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के दौरान यह क्षेत्र मौर्यवंशी शासकों के अधीन आता था, यानी कि छत्तीसगढ़ मौर्यवंशी शासकों के अधीन आता था। मौर्य सम्राट अशोक ने दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती में स्तूप का निर्माण करवाया था। मौर्य काल के 2 अभिलेख सरगुजा जिले से प्राप्त हुए हैं। कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सरगुजा जिले से। सरगुजा जिले के रामगढ़ के निकट, दोस्तों सरगुजा जिले के रामगढ़ के निकट कबरा पहाड़ और सिंहनपुर की गुफाओं, सीताबेंगरा और जोगीमारा से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। इस अभिलेख में सुतनुका नामक देवदासी एवं उसके प्रेमी देवदत्त का उल्लेख है। तो दोस्तों सीताबेंगरा और जोगीमारा से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है और इस अभिलेख में सुतनुका नामक देवदासी एवं उसके प्रेमी देवदत्त का उल्लेख है। इन गुफाओं में सांस्कृतिक आयोजन के मंचन के लिए रंगशाला या नाट्यशाला बनाए गए थे। सीताबेंगरा की नाट्यशाला भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला मानी जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सीताबेंगरा की नाट्यशाला भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला मानी जाती है। रायपुर जिले के तुरतुरिया से बौद्ध भिक्षुओं का एक विहार मिला है। इस विहार में भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा आज भी विद्यमान है। मौर्यकालीन आहत सिक्के मुख्यतः अकलतरा, ठठारी एवं बार एवं बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। तो क्या है? मौर्यकालीन आहत सिक्के मुख्यतः अकलतरा, ठठारी, बार एवं बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावे छत्तीसगढ़ में मिट्टी के परकोटों वाले अनेक गढ़ मिले हैं जिनका संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लिखित आटविक राज्य से जोड़ा जाता है। आटविकों की अपनी सामाजिक व्यवस्था थी जिसके अवशेष को आज भी बस्तर के क्षेत्र के आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था में देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 7वें नंबर पे सातवाहन काल। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण भारत में सातवाहन राज्य की स्थापना हुई। दक्षिण कौशल का अधिकांश क्षेत्र सातवाहनों के प्रभाव क्षेत्र के अधीन था। चीनी यात्री हेनसांग ने अपने यात्रा विवरण सियूकी में दक्षिण कौशल में सातवाहनों के राज्य का उल्लेख किया। उसके अनुसार दक्षिण कौशल की राजधानी के निकट एक पर्वत पर सातवाहन राजा ने एक सुरंग खुदवाकर प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक के लिए एक 5 मंजिला भव्य संघाराम बनवाया। हेनसांग की कथन की पुष्टि ऋष्य तीर्थ शक्ति के निकट बिलासपुर जिला से प्राप्त शिलालेख से भी होती है, जिसमें सातवाहन राजा कुमारवर्दत्त का उल्लेख है। सातवाहन नरेश अपिलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के बालपुर के निकट महानदी से प्राप्त हुई। तो यह है कि सातवाहन नरेश अपिलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के बालपुर के निकट महानदी से प्राप्त हुई। ठीक है, अपिलक के मुद्रा की प्राप्ति से इस काल में यहाँ तत्कालीन सातवाहन के अधिकार की पुष्टि होती है। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे सातवाहन राजा थे? तो इसका जो है अपिलक के मुद्रा से पता चला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। क्या है कि सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। रोम के जो सोने के सिक्के हैं वे बिलासपुर और चकरबेड़ा से प्राप्त हुए हैं।
इससे सिद्ध होता है कि उन दिनों बिलासपुर में काफ़ी समृद्धि थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं वाकाटक काल, जो कि 8वें नंबर पे है, वाकाटक काल। ठीक है। दक्षिणापद स्वामी सातवाहनों की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटकों ने दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया। वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम विस्तारवादी था और उसने दक्षिण कौशल के समूचे क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। प्रवरसेन प्रथम के मरणोपरांत गुप्तों ने दक्षिण कौशल पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। परवर्ती वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन ने फिर से दक्षिण कौशल पर वाकाटकों की प्रभुसत्ता स्थापित की। अगला है वाकाटक नल संघर्ष। वाकाटक नरेशों को बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में राज्य करने वाले नल शासकों से संघर्ष करना पड़ा। नल शासक भवदत्त वर्मन ने परवर्ती वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन की राजधानी नंदीवर्धन नागपुर पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। इस पराजय का बदला नरेंद्र सेन के पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय ने लिया। पृथ्वीसेन द्वितीय ने भवदत्त के उत्तराधिकारी अर्थपति को पराजित किया। इस युद्ध में नल शासक अर्थपति की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात वाकाटकों ने वत्सगुल्म शाखा के राजा हरिसेन ने दक्षिण कौशल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद नल शासक स्कंदवर्मन ने दक्षिण कौशल में नल वंश की पुनर्स्थापना की। उसने बस्तर के पुष्करी भोपालपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई। अगला देखते हैं दोस्तों गुप्त काल। जिस समय दक्षिण भारत में वाकाटक शासन कर रहे थे, उसी समय उत्तर भारत में गुप्त शासन कर रहे थे। समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी तक गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। दोस्तों इसमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है। वह साम्राज्यवादी था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार, किस अभिलेख के अनुसार? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने समस्त आर्यवर्त उत्तर भारत को जीतने के बाद दक्षिणापथ की विजय यात्रा की। उसने दक्षिण कौशल नरेश महेंद्र और महाकांतर नरेश व्याघ्रराज को पराजित कर आगे प्रस्थान किया। महाकांतार बस्तर और सिहावा का वन क्षेत्र, इन महाकांतार बस्तर को बोलते थे और सिहावा का वन क्षेत्र वन प्रदेश। ठीक है दोस्तों। महाकांतार बस्तर और सिहावा का वन प्रदेश को बोलते थे। ठीक। इन शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर अधीनस्थ शासक के रूप में अपने अपने क्षेत्रों पर शासन किया। गुप्तकालीन छत्तीसगढ़ के बानवरद से प्राप्त गुप्तकालीन सिक्कों से इस बात की पुष्टि होती है कि छत्तीसगढ़ गुप्तों के प्रभावाधीन था। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।